प्रिय छात्रों, आज हम लोग फिर से जो है मंत्र कहानी को अगले पैराग्राफ से पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैलाश की 20वीं सालगिरह थी, जिसमें शहर के सभी रईस और हुक्काम आए हुए थे। यहाँ तक कि उसके जो क्लास फेलो हैं, उसके सहपाठी हैं, वो भी आए हुए हैं। उसी बीच में जो है मृणालिनी आती है, जो कैलाश की सहपाठिनी है, उसके साथ में पढ़ने वाली है। उसने सांपों को दिखाने का आग्रह किया है, कहा है कि नहीं, आज मैं सांपों को देखना चाहती हूँ। तुम रोज़ाना बहाना करते हो, आज एक भी बहाना चलने वाला नहीं है, मैं उन सांपों को देखूंगी। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का बड़ा शौक था। तरह तरह के सांप उसने पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान भी दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन नहीं आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यह व्यसन था उसका, यह उसकी एक आदत थी। इस पर हजारों रुपए फूंक भी चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान नहीं आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी न सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह न मिलेगी। कैलाश ने मृणालिनी से कहा कि आज दिखाने का समय नहीं है, आज वैसे ही भीड़ जमा हुई है, यहाँ तिल रखने की जगह नहीं है। सांपों को मैं अगले दिन कभी दिखा दूंगा। तब तक एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज न मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। समाज में ऐसे भी उत्प्रेरक लोग होते हैं जो एक एक रद्दा चढ़ाते जाते हैं। एक महोदय ने उसी में बोल दिया। दूसरे महाशय ने और एक रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने तो और भी मजाक उड़ाया। वो क्या कह रहे हैं कि अजी बोलना ही छोड़ देती। भला ये भी कोई बात है? इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए आप जान भी हाजिर कर सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। इस तरह की तमाम चर्चाएं हो रही थी। मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई। मृणालिनी समझ गई, सबके भाव को समझ गई, इसलिए उसने कहा कि अब चलिए, छोड़िए, जाने दीजिए, अब हम सांपों का तमाशा नहीं देखेंगे। सांपों का तमाशा फिर कभी और देखा जाएगा। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। जितने भी थे दोस्त, मित्र, सहपाठी हंसने लगे। एक साहब बोले, अरे देखना, आप तो सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तो। अजीब हो गया। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उससे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। कहते हैं, होनी को कौन टाल सकता है। यहाँ वही हुआ। अभी रंग जमा हुआ था, अब उसमें एक दूसरी ही धुन सवार हो गई, सांपों को दिखाने की। आखिर वही हुआ, महुअर बजाना शुरू कर दिया सांपों के दरबे के पास जा कर के। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं।
किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में न डालो, दूर ही से दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान ही निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। सौभाग्य से यह अवसर मिला था और वह अपने सारे कला को, सांपों के सारे नृत्य को, सारे चरित्र को दिखा देना चाहता था। तब तक एक मित्र ने टीका की। एक ने बोल दिया कि दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है जनाब, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए। इसके कांटे का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। एक नया सांप पकड़ा हुआ था, काला जहरीला गेहुआन। उसको दिखाना शुरू कर दिया। कहा कि आइए देख लीजिए। अब जब तक आप अपने आंखों से नहीं देखेंगे तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। आपको यही लग रहा है कि सांपों के दांत तोड़ दिए गए हैं, लेकिन एक भी दांत टूटे नहीं हैं। आप अपनी आंखों से देख लीजिए। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो। तुम्हें पैरों पड़ती हूँ, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो काम बनाना कम और बिगाड़ना ज़्यादा जानते हैं। यहाँ वही हो रहा है। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देख कर मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी, वह उसे हरगिज न काटेगा। ऐसा प्राणियों के अंदर एक विशेषता होती है कि जब तक उनको ये विश्वास न हो जाए कि उनकी कोई हानि नहीं होने वाली है, तब तक अगले का हानि भी नहीं करते हैं, नुकसान नहीं करना चाहते हैं। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो। देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए वहाँ से रवाना हुए। उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहते हैं। अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। सहन की भी एक सीमा होती है। जो व्यवहार पहले कभी नहीं किया था कैलाश ने उस सांप के साथ, वह व्यवहार आज हो गया। इतनी तेज उसकी गर्दन को दबाया कि उसकी सारी नसें तन गई, मुंह लाल हो गया। वह इस भ्रम में पड़ गया कि लग रहा है आज मुझे ये मार ही डालेंगे। इसलिए अपनी प्राण रक्षा के लिए वह भी सावधान हो गया, तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ। जो चीज़ आँख के सामने दिखाई दे रही है, अब उसमें संदेह कहाँ रह गया। सभी ने दांत देखे और सभी आश्चर्यचकित हो गए। मित्रों की शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा। अब देखिए, सारी शंका का समाधान करके मित्रों की सारी शंकाएं समाप्त हो गई। सब समाप्त करके उसने सांप को
उसकी गर्दन को ढीला किया और ज़मीन पर रखना चाहा। इसे क्या भ्रम था, इसे क्या महसूस था, इसे क्या मालूम था कि सांप इस समय बहुत क्रोध में है। लेकिन जैसे ही यह ज़मीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूँन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भाग लिया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था, दूर हो जाता था। उस जड़ी के पीछे भागा वह। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का नसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। ओंठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। कैलाश को जड़ी बूटी पर विश्वास था और डॉक्टर चड्ढा को जड़ी बूटी पर विश्वास नहीं था, उनको दवा पर विश्वास था। वो चाहते थे कि जहाँ सांप काटा हुआ है उस भाग को नस्तर से काट दें, ताकि उसका जहर का प्रभाव जो है वो कम हो जाए। लेकिन कैलाश जड़ी पर विश्वास करता था। वह जड़ी रखना चाहता था। पीसने के लिए इशारा कर दिया, लेकिन उसी 1-2 मिनट के दौरान 1 मिनट के दौरान जहर का ऐसा प्रभाव हुआ कि कैलाश की आंखें भारी होने लगीं, झपकने लगीं, ओंठ पीले पड़ गए, यहाँ तक कि वह अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका, फर्श पर ही बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। सर्प का जहर बहुत जल्दी फैलता है शरीर में। जहर का पूरा प्रभाव कैलाश के शरीर में हो चुका था। जब तक जड़ी पीस कर आई, मृणालिनी ने उसकी उंगली पर लेप किया, तब तक उसी 1 मिनट के और दौरान में कैलाश की आंखें बंद हो गई हैं। वह लेट गया, मुंह से कुछ बोल नहीं सका, बस हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, मगर कुछ बोल न सका। बोलने की हिम्मत ही नहीं रही। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं उसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फ़ायदा ना होगा, क्योंकि अब तो जहर सारे शरीर में फैल चुका है। जब जहर जहाँ काटा था सांप वहीं पर था, अगर वहीं नस्तर लग गया होता तो बात कुछ और होती, लेकिन अब नस्तर लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जहर तो पूरे शरीर में फैल चुका है। आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन में ही मार लेते। पुत्र का शोक इतना हो गया कि डॉक्टर भी अपना होश हवास खो बैठे थे। माँ भी अलग जो है रो रही थी, चिल्ला रही थी। तब तक एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं,
ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। इस तरह वहाँ पर सभी लोग, भीड़ जमा हुई थी। उस भीड़ में एक से एक लोग थे जो अपनी अपनी मनसा जाहिर कर रहे थे। एक महाशय बोले कि कोई मंत्र झाड़ने वाला मिल जाए तो शायद कैलाश की जान बच जाए। तब तक एक मुसलमान सज्जन थे, उन्होंने भी समर्थन किया, कहा कि अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें भी जिंदा हो जाती हैं, ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, ईश्वर क्या कर दे ये कोई जानता नहीं है। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।